प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम व्यंजन संधि के भाग 5 में अन्य बचे हुए महत्वपूर्ण नियमों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं स्वर संधि के वीडियो बना चुका हूं और व्यंजन संधि के 4 भागों की वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। पहले आप उन्हें अवश्य देखिए। तो आज का हमारा प्रथम नियम है, हमारा पहला नियम है, दुर और निर के बाद यदि र आपको प्राप्त हो। अब यहां देखिए, जो ये र है यह पूर्ण र है और यहां जो ये 2 र आए हैं ये हलंत वाले हैं। जब आगे और पीछे आपको 2 र प्राप्त हो, एक हलंत वाला हो, तो आप हलंत वाले र का लोप कर देंगे। इस र को हम काट देंगे और इस र से पहले जो आपको स्वर मिले उसे हम दीर्घ कर देंगे। अर्थात यहां पर दू है तो इसे हम दीर्घ ऐसा बना देंगे और यहां पर ये नी छोटा है तो इसे हम दीर्घ इस प्रकार का स्वर बना देंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि दुर और निर के बाद जब र प्राप्त हो तो हलंत वाले र को हम काट देते हैं और र से पूर्व जो स्वर होता है उसे दीर्घ कर देते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देखें। यहां देखें कि निरपलस रोग। अब ये देखिए, ये र कैसा है? हलंत वाला। आगे हलंत वाला र है और पीछे भी आपको र प्राप्त होता है। आगे और पीछे जब 2 र प्राप्त हों तो हम आगे वाले हलंत वाले र को काट देते हैं और उससे पूर्व जो हमारा स्वर है उसे हम कर देंगे दीर्घ। अर्थात जो ये नी की छोटी मात्रा है, ह्रस्व मात्रा है, इसको हम दीर्घ मात्रा कर देंगे नी, और रोग जो है यह पीछे से हम इसको अटैच करेंगे तो क्या बनेगा? निरोग। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि जब आगे और पीछे 2 र प्राप्त हों तो आगे वाले हलंत वाले र को हम काट देते हैं और जो उससे पूर्व स्वर होता है उसे दीर्घ कर देते हैं। जैसे न कि ह्रस्व स्वर की मात्रा को हमने दीर्घ मात्रा में परिवर्तित कर दिया, निरोग। एक अन्य उदाहरण देखें, निरपलस रस। यह भी यथावत बनेगा। आगे है र कैसा? हलंत वाला और पीछे है र पूर्ण। यह नियम हमें प्राप्त होने पर आगे वाले र को हम काट देते हैं और इससे पहले जो स्वर की मात्रा है उसे हम क्या कर देंगे? दीर्घ कर देंगे। ह्रस्व मात्रा से दीर्घ नी और पीछे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा शब्द बनेगा नीरस। एक और एग्जाम्पल देखें। यहां भी आगे कौन है? आधा हलंत वाला र और पीछे ये पूरा र, निरपलस रव। अब इस र को हम काट देंगे, लोप कर देंगे और न के जो ह्रस्व ई की मात्रा है उसे कर देंगे दीर्घ और यह बन गया हमारा शब्द नीरव। तो इस प्रकार से हम इस 2 जो र आते हैं, एक हलंत वाला और एक हमारा पूर्ण, यह नियम हम सीख गए। अन्य नियम देखें। आगे जो हमारा नियम है उससे पहले मैं आपको एक बार उच्चारण स्थान करवा देता हूं जिसकी इस नियम में बड़ी आवश्यकता रहेगी। अकूह विसर्जनीय नाम कंठः। ये देखें, अ का मतलब है अ और क का मतलब है क, ख, ग, घ, अंग और ह और विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान जो है वह है कंठ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। किसका? अकूह। अ पूरा का पूरा ये क वर्ग, ह और विसर्ग। ह क्यों? गला फाड़ रहा है, कंठ फाड़ रहा है, तो अकूह का उच्चारण स्थान है कंठ। ईच यश। ईच इंग्लिश में कहते हैं प्रत्येक को। प्रत्येक यश कहां बंद है? ताले में। तो ईच यश का जो उच्चारण स्थान है वह तालु। अर्थात ई का उच्चारण पूरा का पूरा जो च वर्ग है, च, छ, ज, झ, य, च वर्ग, य और श, इनका उच्चारण स्थान है तालु। ईच यश कहां पर बंद है? ताले में। और रिट रस का उच्चारण स्थान है मूर्धा। अर्थात री पूरा का पूरा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये 5 वर्ण, र और श, ये बोले जाते हैं मूर्धा से। और तलस, तलस का उच्चारण स्थान है दंत्य। अर्थात त पूरा वर्ग, त, थ, द, ध, न, ल और स।
तो यहां एक बात आपको विचारणीय यह है कि ये जो 3 प्रकार के श हैं, एक श हमारा कौन सा है, यह है श तालु का, और एक जो हमारा इसे पेट पटा श बोल देते हैं, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा, और तलस का उच्चारण जो है यह दंत्य में ये स, श और श, ये जो उच्चारण स्थान है इनका हम ध्यान रखेंगे। अर्थात जहां च वर्ग आएगा वहां हम इस श को याद करेंगे, जहां ये ट आएगा वहां इस श को याद करेंगे, और जहां त आएगा वहां इस स को याद करेंगे। अर्थात ये तीनों जो हमारे स हैं वो अलग अलग स्थान से बोले जाने वाले अवयवों की पीछे चलेंगे। जैसे ईच यश, प्रत्येक यश कहाँ बंद है, ताले में, आपको याद हो गया। रटने का रस हम कहाँ से लेते हैं, मुंह से, तो मूर्धा। रटने का रस हमें मुंह से प्राप्त होता है, मूर्धा। और तलस, कोई चीज जब तिलसती है, फिसलती है, तो दांतों से नीचे फिसलते कंठ में चली जाती है, तो तलस का दंत्य त थ द ध न ल और स, ये दंत्य। रट, रिट रस, रटने का रस मुंह से प्राप्त होता है, तो मूर्धा। ईच यश तालु, अकुह कंठ, और एक आता है उप, उ और प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। जब हम उप कहते हैं तो हमारे होठ बंद हो जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तलस दंत्य, रिट रस मूर्धा, ईच यश तालु, और ये अकुह जो है क ख ग घ अंग कंठ। अब समझने वाला नियम मैं आपको बताता हूं। आज हम र के नियमों को कर रहे हैं। पहले आपने देखा कि 2 र हो तो एक र को समाप्त कर देते हैं। अब जो दूसरा नियम है देखें कि र को हम विसर्ग बनाएंगे, र को हम ये वाला श बनाएंगे, र को हम ये वाला श बनाएंगे, और र को हम ये वाला स बनाएंगे। अर्थात र जो है वह तीनों स बन जाता है, और र जो है वह विसर्ग भी बन जाता है, और र लुप्त भी हो जाता है। तो यह नियम हम अब सीखेंगे। तो आओ देखें, यह शब्द है अंतर और पुनर। र हलंत वाला है। अंतर और पुनर, यहां इन 2 शब्दों में जब इनके बाद क और प आता है, अर्थात कप, र कपला, हमारा नियम क्या है, अरे कपलाओ, र कपला। तो जिसने हमें र कहा अर्थात ओछा शब्द बोला, तो हम उस र को जो है समाप्त कर देते हैं कि तुमने मुझे र क्यों कहा और कप क्यों मंगवाया। तो यहां इस र को हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, और इसकी जगह हम इसे बना देंगे, विसर्ग बना देंगे। कब, जब अंतर और पुनर के बाद क या प आए। ध्यान रखें, यह हमारा र कप वाला नियम है। यह नियम क्या है, र क्या ला, कपला, ये हम नियम मानेंगे। र कपला, तो हम र कहने वाले को विसर्ग बना देंगे, अर्थात र का बाकी किसी में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अंतर और पुनर, अंतर कहेंगे अंदर, और पुनः मतलब दोबारा से कोई हमें क्या कह रहा है, र कपला, अर्थात अंतर और पुनर। इस र के उपरांत यदि क और प आता है, उस दशा में र का लोप करके र को विसर्ग बना देते। नियम देखें, अंतर प्लस पुर। अब देखें आगे प है, उससे पहले र है, तो हमारा नियम यही हो गया कि अंतर और पुनर के बाद जब क और प आए, तो यहां ये जो र है और इसके बाद में क्या आया, प। तो अब हम इस हलंत वाले र को काट करके इसकी जगह विसर्ग रख देंगे, बाकी किसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और हमारा जो शब्द है वह बनेगा अंतः। ये यहां अतर नहीं था, अंतर था, सॉरी, अंतर प्लसपुर, ये बन गया हमारा अंत, और र को हमने बदल दिया विसर्ग में, तो यह बना अंतः और पुर। अंतःपुर जैसे किसी महल के अंदर जो जगह होता है जहां रनिवास होता है, या अंदर का जो भाग होता है उसे कहते हैं अंतःपुर। पुर होता है स्थान के लिए शब्द आता है। एक और नियम देखें, यह है अंतर प्लस क्रिया। अब देखिए यहां पर र है, र कैसा, हलंत वाला, उसके बाद में क्या आया है, क, तो वही चीज आ गई कि र के बाद क या प जब आता है
तो हम इसको डिस्ट्रॉय करके, इसका लोप करके इसकी जगह विसर्ग रख लेते हैं। तो अब हमारा शब्द बनेगा अंतः। क्यों? क्योंकि अंतः यहां लेना है, र का विसर्ग करना है, तो बनेगा अंतः और क्रिया। कि आंतरिक रूप से जो क्रिया करते हैं वह क्या कहलाती है? अंतः क्रिया। तो इस प्रकार से आपको याद हुआ कि र के बाद जब क और प आता है और शब्द कौन से रहेंगे? अंतर और पुनर। यह अवश्य ध्यान रखें। ये आपको मैं पुनर का भी करवा देता हूं, पुनर प्लस प्रसारण। अब यहां क्या है? र है हलंत वाला और शब्द हमारा पुनर, अंतर और पुनर, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या आ रहा? प। तो र को हम क्या करेंगे? लोप, इसकी जगह विसर्ग रख लेंगे, बाकी सारे को पुनः हम जो है मिला देंगे। तो क्या बना शब्द हमारा? पुनः, पुनः प्रसारण। यह हमारा जो है शब्द निर्मित हुआ, पुनः प्रसारण। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि र के बाद क या प आने पर र का हम लोप कर देते हैं। अंतर और पुनर जो हमारे शब्द हैं, एक बार इन्हें ध्यान से देख लें। यह आने पर अंतर और पुनर, अंतर और पुनर आने पर, और ये र हलंत वाले हैं, इनके बाद क्या आए? क या प आए। यह नियम पूर्ण हुआ। आगे नियम देखें। यहां देखें, अगर शब्द प्राप्त होता है आपको अंतर प्लस चेतना, तब क्या करेंगे? कि र के बाद आपने तो क और प सीखा था। अब ये है क्या? देखें एक बार, क, च, ट, त और प। ये देखें, ये 5 हैं। क एक लड़का है, उसने किसी चीज को चट किया और तप करने चला। क चट तप, क चट तप। ये वर्ग के प्रथम अक्षर हैं। आपने अंतर के बाद क वर्ग को पढ़ा, प्रथम अक्षर, और प को पढ़ा। अब बच गए हमारे ये 3। इस च वर्ग में आता है ये श, और इस वर्ग में आता है, ट वर्ग में आता है ये श, और इस त वर्ग में आता है ये स। अर्थात हमने क्या सीखा था कि या तो हम इस विसर्ग को, इस र को विसर्ग बनाएंगे, र को विसर्ग बनाएंगे कब? जब उसके आगे क और प आता है। लेकिन अगर ये आ जाते हैं च, ट, त, तब क्या बनेगा? अगर च आता है तो विसर्ग को बने, इस र को बनेगा ये वाला श, और यदि ये ट इसके सामने आ जाता है तो ट वाला श बनेगा इस र को, और अगर इस र के बाद आ जाता है त, तो त वर्ग वाला तलस यानी त वर्ग वाला जो है दंत्य से आएगा। ये अलग अलग उच्चारण स्थानों वाले वर्ग के प्रथमाक्षर हैं और इनको एक एक श मिला है। ईच यश को यानी जो हमारा तालु है वह यह श है, रिटरस मूर्धा वाला यह श है, और तलस दंत्य वाला यह स है। अर्थात ये च जो है एक सरदार है, इसके पीछे 5 वर्ण है, 4 च छ ज ज य, च समेत 5 हैं। उसी प्रकार एक वर्ग का ट सरदार है, ट ठ ड ढ ण, इसमें भी 5 हैं, और एक वर्ग का त सरदार है, त वर्ग त थ द ध न। अब ये जो च सरदार है उसे भी एक श मिला है, इस ट सरदार को ये श मिला है, और इस त सरदार को ये स मिला है। अर्थात इस र के बाद यदि कोई सरदार आ जाता है, वर्ग का प्रथम अक्षर आ जाता है च, तो उसी वर्ग को मिला हुआ श ये र बन जाता है। आप उदाहरण देखें। अब ये जो र है, इस च को देख करके इस वाले वर्ग का श बन जाता है। तो यह शब्द हमारा बना अंतश चेतना, यानी अंदर की जो हमारी चेतना है, जो विवेक है, हम उसे क्या कहेंगे? अंतश चेतना। आप अच्छी प्रकार से समझ लें, र को विसर्ग भी बनता है, र को ये श भी बनता है, र को ये श भी बनता है, और र को ये स भी बनता है। श, श, स, इस प्रकार ये 3 स और विसर्ग, ये र जो है वो अपना रूप इनमें चेंज करता है। ये कप में, ये च में चश। अर्थात देखो भाई, क्यों लट्टू आपने चशा दिया, इसको आप चश करेंगे। अर्थात र जो है
वो च आने पर श में बदल जाएगा। और इस र को जब इसके सामने ये ट आता है तो ये टश, ये इश, ये र इश श में बदल जाता है। और र के बाद यदि आता है त, र के बाद यदि आता है त, तो जो र है वह इस स में बदल जाता है। अर्थात ये तस अर्थात त आए तो र का ये स, और र के बाद ये ट आए तो र का ये श, और र के बाद च आए तो र का ये श। अर्थात र को विसर्ग भी बनता है, र को श भी बनता है, ये श भी बनता है और ये स भी बनता है। च आने पर ये बनेगा चश, ये टश, ये तस। अब हम इन दो के और एग्जाम्पल देखते हैं। यह नाम है अंतर पलस्ताप। अब देखिए ये जो र है इसके सामने वर्ग का प्रथम अक्षर कौन है? त। और त को कौन सा स मिला था? तलस, त थ द ध न ल और स, अर्थात त वर्ग का जो स है वह यह है। इस र को ये स बन जाएगा, तो यह हमारा शब्द बनेगा अंतस ताप। अर्थात अंदर का जो ताप है, अंदर की जो ऊर्जा है वह कहलाएगी अंतस ताप। तो आप अच्छी प्रकार से समझ गए कि र जो है वह कई रूप चेंज करता है। र का हम लोप भी कर देते हैं, र को हम विसर्ग भी बनाते हैं, र को हम श भी बनाते हैं जब उसके सामने च आता है, और र को हम ये श भी बनाते हैं जब उसके आगे ट आता है, और र को हम स भी बनाते हैं जब उसके आगे ये त आता है। ये वर्ग के प्रथम अक्षर हैं क चट तप, यानी च वर्ग वाला श, ट वर्ग वाला श और त वर्ग वाला स। ये जो र है वह इतने रूप चेंज करता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। आगे नियम देखें। देखिए एक शब्द है अहन। अहन का अर्थ होता है दिन, कि जब ये जो अहन शब्द है इसके बाद में यदि र आए और या र से भिन्न कोई वर्ण आए, र से भिन्न कोई वर्ण आए, तब क्या होता है? देखें, यह अहन शब्द का परिवर्तन होगा और किसी में नहीं होगा, इनमें सिर्फ अहन का। अहन के बाद यदि र आता है, अहन के बाद यदि र आता है तो अहन का बनता है अहो। किसका बनेगा? इस अहन का अहो बनेगा जब र आएगा। और जब अहन के बाद आता है र से भिन्न कोई वर्ण, तो अहन का बनता है अहर। यह जो है एक अलग नियम और है, देख लें। अहर यानी अहन को अहो बनाएंगे और अहन को अहर बनाएंगे। कब? जब अहन के बाद र आता है तब अहन को अहो बनता है, और जब अहन के बाद र से भिन्न कोई वर्ण आता है तो अहन का अहर बनता है। यह नियम जो है आप और अवश्य देखें। यह शब्द है अहन प्लस रात्रि। हमने नियम में पढ़ा कि अहन के बाद यदि आ जाता है र, तो अहन का अहो बनता है। क्या बनता है? अहन का अहो। जब अहन के बाद र आ जाता है तो अब चूंकि अहन के बाद रह, ये रह तो अहन का बना अहो, और रात्रि को हम लिखेंगे सिर्फ रात्र। अर्थात ये जो ई है इसका विकल्प से लोप हो जाता है, तो बनता है शब्द अहोरात्र। ये शब्द आता है अहोरात्र, तत्सम शब्द है। कई बार कलिष्ट जो हिंदी होती है उसमें अहोरात्र शब्द आता है, अर्थात दिन और रात को संधि से बना दिया अहोरात्र। और नियम क्या था? अहन के बाद यदि र प्राप्त हो तो अहन का अहो बनता है। और अन्य नियम देखें। अब यहां देखें, अहन प्लस निशा, अहन दिन और निशा रात। अब इसकी संधि क्या बनेगी? अहन के बाद र से भिन्न है तो अहन का क्या बनेगा? अ ह और र, अहर बनेगा। र कैसा? हलंत वाला, यानी अहन का अहर बनेगा। अब देखें, इसको हमने लिखा अहर, किसको?
अहन को, और निशा को जो है हमने उसके बाद में लिख दिया निशा, और निशा को सिर्फ निश लिखेंगे, विकल्प से इसकी जो मात्रा है उसका लोप हो जाएगा। जैसे यहां ई का लोप हो गया, वैसे ही इसके आ का लोप होगा। तो अब ये शब्द जो है हम जोड़ देंगे, कैसे जुड़ेगा? अ, ह और र आधा कभी ऐसे नहीं लिखा जाता, ये आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। तो यह नाम बना अहरनिश, अर्थात दिन और रात। यह शब्द बना हमारा अहरनिश अर्थात दिन और रात, और वह शब्द बना हमारा अहोरात्र। ये शब्द आते हैं कॉम्पिटिटिव जब एग्जाम होता है उनमें आपको ये फेस करने होते हैं, इसलिए समय रहते कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी भी और साधारण स्कूल वाले जो हैं वह भी इनको कंठस्थ कर लें। सिर्फ अहन का नियम पढ़ा, अहन के बाद रह तो इसका बनेगा अहो, और अहन के बाद र से भिन्न कोई स्वर है, ये देखिए नी, न रह तो नहीं है ना, इसलिए अहन का बना अहर, अहर और अहो। आज हमारी जो ये संधि है उसका अंतिम नियम देखिए कि ग, क, ख, ग, ग, ङ, ण और न, इसके बाद यदि आपको स्वर प्राप्त हो इन तीनों नामों के बाद, तो ये जो नाम है ग, ण, न, ये डबल हो जाएंगे। लेकिन एक नियम और याद रखना है कि इनसे पहले भी ह्रस्व स्वर हो। अब देखिए जैसे ये तिंग प्लस अंत है, यहां ये ग, इसके बाद में क्या है स्वर, तो हम इस ग को क्या करेंगे? डबल करेंगे। और इससे पहले भी ह्रस्व स्वर आपको दिखाई दे रहा है, त में ये ई स्वर है, ह्रस्व ई, अर्थात इससे पहले भी ह्रस्व स्वर हो और बाद में भी जब स्वर आए तब इस ग को डबल हो जाएगा, तो इसका नाम हमारा बनेगा ती। और यह हमारा आधा था, ठीक है, और इसका जो डबल होगा आधा, उसमें ये ग मिल जाएगा, वह पूरा बनेगा, आधा नहीं बनेगा। और नंत, इस प्रकार से ये शब्द बन जाएगा तिंगंत। देखें ये तो आधा था, इसका भी जब डबल बनेगा वह भी आधा बनेगा, लेकिन उसमें ये असमाहित होकर के उसको हलंत नहीं लगेगा, ये बनेगा तिंगंत। उसी प्रकार से यह हमारा शब्द देखें प्रत्यंगात्मा, यहां पर ये जो अंग है इससे पहले देखें अस्वर है, यह में असमाहित है और आगे भी आ, दोनों तरफ स्वर होने पर यह डबल हो जाएगा और यह हमारा नाम बनेगा प्रत्यंग। यह आपका आधा रहेगा और आगे वाला जो ग आपका डबल बनेगा उसमें ये आ समाहित होकर के वह बन जाएगा प्रत्यंगात्मा, प्रत्यंगात्मा। तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है, प्रत्यंगात्मा अर्थात ये वैसे का वैसा, ये तो आधा था ही और आगे वाले अंग में ये आ भी तो समाहित होगा, अर्थात आ आधे वर्ण में समाहित होकर के उसे पूरा बना देता है प्रत्यंगात्मा। उसी प्रकार जैसे यह नाम है तस्मिन प्लस एव, न से पहले क्या है? मैं में ई की मात्रा है लेकिन ह्रस्व है और आगे भी स्वर है। आगे वाला स्वर चाहे कैसा हो लेकिन ग ण न से पहले वाला ह्रस्व होना अति आवश्यक है। तो यह बनेगा तस्मिन को हम यों का यों रखेंगे, यह हलंत वाला है सॉरी, तस्मिन को हम यों का यों रखेंगे और ना जो बाद वाला बन रहा है इसका डबल रूप उसमें ए डल जाएगा तो उसका बन जाएगा तस्मिन्नेव। तस्मिन प्लस एव का बना तस्मिन्नेव, अर्थात ये ना आधा और इसका जो दूसरा ना बना आधा उसको ये ए अपने अंदर लेकर के पूरा बना लेगा तस्मिन्नेव। क्योंकि आधे व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर है तो वो स्वर उस आधे व्यंजन को पूरा कर देता है। यहां सगुण प्लस ईस है, ये देखिए ण आधा है, इसके बाद में स्वर और इससे पहले ह्रस्व स्वर है। ण न और ग से बाद में चाहे कैसा भी स्वर हो परंतु इनसे पहले ह्रस्व स्वर आना अति आवश्यक है, तब इसका डबल बन जाएगा, ये बनेगा स गु और आधा ण जो है वह इस तरह लिखा जाता है और जो दूसरा आधा ण बनेगा उसमें ये दीर्घ ई डल जाएगी तो वह कैसे बनेगा? वह इस तरह होकर के और उसको ये ई डल करके ये बन जाएगा शगुणेश।
तो आज हमने जितने नियम किए उनका एक बार रिकैप्चुलेशन हम सार देख लेते हैं, कौन कौन से थे वो। पहला नियम आया था दुर और निर का, कि ये जो दो शब्द मिलते हैं दुर और निर, इनके बाद में यदि र है तो हमारा ये र लुप्त होगा और ये जो द की मात्रा है इसे जो है दीर्घ करके पीछे वाला शब्द जोड़ देंगे। उसी प्रकार न की जो हरस्व की मात्रा है उसे दीर्घ करके पीछे वाला शब्द जोड़ देंगे। दुर और निर के साथ हमारा र का प्रयोग था। जो दूसरा नियम था हमारा अंतर और पुनर का, अर्थात इस र हलंत वाले के बाद यदि क या प आता है तो इस र को हम क्या बना देंगे, विसर्ग बना देंगे। अंत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना पुन में फर्क पड़ेगा। इस अंतर और पुनर इन दो शब्दों के साथ यदि क या प आता है तो हम र को जो है विसर्ग बना देंगे। ये नियम हो गया। तीसरा जो हमारा नियम था वह था कि यदि अंतर और पुनर के बाद च आए तब क्या करेंगे। यहां तो था कप, र कप वाला नियम। यहां है कि अंतर के बाद च आए तब क्या करेंगे, तब र को जो है च वर्ग वाला श बना देंगे। और अंतर और पुनर के बाद यदि त आए तब क्या करेंगे, तो त वर्ग वाला जो है स बना देंगे। किसका, इस र का। अर्थात र का आज हमने लोप भी करना सीखा, र को हमने विसर्ग बनाना भी सीखा जब उसके सामने क या प हो, और र को हमने च भी बनाना र को हमने श बनाना सीखा जब उसके सामने च हो, और र को हमने जो है श भी बनाना सीखा ये जब उसके सामने ट हो, और र को हमने सिंपल जो है स भी बनाना सीखा, सिंपल स भी बनाना सीखा जब उसके सामने क्या हो, त हो। र के बाद जब त होगा तो र का ये श बनेगा, र के बाद जब ट होगा तो र का ये श बनेगा, और र के बाद च होगा तो र का ये श बनेगा। अर्थात हमने आज र के ऊपर काफी अध्ययन किया। र का लोप, र का विसर्ग, र का ये श, र का ये श और र का ये श। आगे नियम देखें। तीसरा नियम हमने किया था अहन वाला, कि अहन के बाद यदि र है तब तो इस अहन का बनेगा अहो, और यदि अहन के बाद र से भिन्न कोई वर्ण आपको दिखाई दे तब जो है इस अहन का बनता है अहर। अहर अर्थात ये अह तो यों का यों रहेगा, ओ की मात्रा लग जाएगी अह को जब र आगे होगा, और अह के बाद र जब आ जाता है जब उसके सामने ये भिन्न वर्ण प्राप्त होता है। ये तीन नियम। और फोर्थ हमारा नियम था किसका, ग का और ण का और न का, कि इन्हें हम डबल कब कर देते हैं, जब इनके बाद आपको स्वर मिले और इनसे पहले आपको हरस्व स्वर मिले। यहां आपको हरस्व स्वर की कंडीशन है, लेकिन इनके उपरांत जो है आपको किसी हरस्व या दीर्घ की कंडीशन नहीं है, सिर्फ स्वर होना चाहिए, तब ये डबल हो जाए। प्रिय विद्यार्थियों, आपने ग ण न को डबल करना सीखा, र के प्रयोग सीखे। तो इस प्रकार आप जो मेरी ये वीडियो सुनते हैं, आपके लिए जरूरी भी है कि आप ये लाल बटन जो है वह अवश्य प्रेस करें, बेल का आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आपको स्वतः प्राप्त हो। और प्रीवियस जो वीडियोज हैं स्वर संधि की और व्यंजन संधि की, वो सारी की सारी आप जरूर देखें। और इनके बाद जो है मैं विसर्ग संधि की जो बचा हमारा पार्ट है उसकी वीडियोस और बना करके अन्य व्याकरण के जो महत्वपूर्ण पार्ट हैं वह भी ट्रिक और सरस तरीके से आपको पूर्ण कराने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय मां सरस्वती, जय भारत।